सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे इस ई टीचिंग की क्लास में आप सभी लोग प्रतिदिन मैथ सब्जेक्ट से लेकर के मैथ जो आपका विषय है गणित, उससे संबंधित आप कोई न कोई टॉपिक नया सीख रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है हाई स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के लिए त्रिभुज। वैसे तो त्रिभुज का आप लोग अध्ययन कर चुके हैं 9th में, लेकिन 9th में जब आपने त्रिभुज का अध्ययन किया था तो उसमें सर्वांग समता से संबंधित जितने आपके टॉपिक थे वो आपने सब सीखे थे, पढ़े थे। लेकिन अभी जो हाई स्कूल में आप पढ़ेंगे त्रिभुज, इसमें समरूपता से संबंधित जितने भी प्रतिबंध हैं, प्रमेय हैं और उससे संबंधित जो उदाहरण हैं, जो सवाल हैं, वो आप सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना हाई स्कूल का जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। और त्रिभुज में भी विशेष रूप से हम लोग सर्वांग समता समरूपता। सर्वांग समता तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 9th में। समरूपता के क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, त्रिभुज क्या समरूप होते हैं, समरूप वस्तुएं कैसी होती हैं, ये सब हम सीखेंगे आज के इस ई टीचिंग की क्लास में। त्रिभुज के जो हमारा प्रकरण है, टॉपिक है इसमें। तो शुरू करते हैं अपना त्रिभुज टॉपिक। त्रिभुज में सबसे पहले हमारी क्या होता है, समरूप आकृतियाँ होती हैं। क्या होती हैं? समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियों में हमको ये देखना है कि समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं। तो कुछ आकृतियाँ आपने देखा होगा, हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे एक वृत्त बना दिया, ठीक, एक छोटा वृत्त और बना दिया, एक छोटा वृत्त और बना दिया, एक बिल्कुल इतना बड़ा वृत्त, इतना बड़ा बना उतना ही बड़ा हमने वृत्त बना दिया, ठीक। अब इन वृत्तों में आपको क्या देखना है, ये दोनों वृत्त देखिए लगभग एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि हमने नाप के नहीं बनाए हैं, लेकिन हम मान सकते हैं एक जैसे वृत्त हमारे हैं। तो एक जैसे जो वृत्त होते हैं उनको हम, जिनकी त्रिज्या समान हो, त्रिज्या कैसी हो, समान हो, तो समान त्रिज्या वाले जो वृत्त होंगे उनको हम कहेंगे सर्वांगसम वृत्त। क्या कहेंगे? सर्वांगसम वृत्त। लेकिन इन अन्य वृत्तों के अतिरिक्त आप देखिए दो वृत्त हमने और बना रखे हैं, लेकिन ये इनकी त्रिज्या कैसी है, पहले दिए हुए वृत्तों के समान नहीं है, बराबर नहीं है उसके। तो हम कहेंगे ये जो हमारी आकृति दे रखी है वृत्त की, एक ऐसी है समरूप है, ना कि सर्वांगसम। ऐसे ही हम कोई और आकृति ले लें, मान लिया हम एक वर्ग बना लें, ठीक, और एक कोई छोटा वर्ग बना दें यहाँ पर इनके पास में ही। इस तरह से कोई वर्ग की आकृति ले ली, हमने वर्ग बना दिए। तो वर्ग बनाने पर भी हम देख लेते हैं इन वर्गों में जो हमने वर्ग बनाए हैं, एक छोटा वर्ग है या एक बड़ा वर्ग है, हम इस तरह से देख लेते हैं। तो क्या होगा, वर्ग तो बनाए हमने, लेकिन वर्गों की भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो क्या कहलाएंगे, समरूप। एक कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या होंगे, समरूप वर्ग होंगे। कैसे होंगे? समरूप वर्ग। ऐसे हम त्रिभुज भी दिखा सकते हैं। कोई हम त्रिभुज बनाया, एक छोटा त्रिभुज, देखिए जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये आपका हो गया बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज हमने बना दिया। अब मान लिया त्रिभुज की भुजाएं कैसी हैं, बराबर बराबर दे रखी हैं सभी, ठीक। तो यहाँ पर हमको ये क्या पढ़ना है, अंतर करके पढ़ना है सर्वांगता, सर्वांग समता और समरूपता। इन दोनों का अंतर बनाते हुए हमको इस चैप्टर को, त्रिभुज को पढ़ना है इस हाई स्कूल के आपके चैप्टर में। तो शुरू करते हैं अपना। ये तो हमने परिचय आपका बता दिया, क्या होती है सर्वांग समता और क्या होती समरूपता। जैसे हमने आपको बताया था ये दो वृत्त हैं, ठीक है। वृत्त देखा हमने, त्रिज्याएं कैसी हैं वृत्तों की, अलग अलग, लेकिन फिर भी कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिज्याएं कैसी हैं, देखिए अलग अलग त्रिज्याएं हैं, लेकिन फिर भी कैसे हैं, समरूप हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी जो समरूप वस्तुएं होती हैं, सर्वांगसम, हम ये भी कह सकते हैं सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ये ध्यान रखना आपको है। अब बात निकलती है कि अगर
दो, अब जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, एक तरह का बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी बहुभुज है, तो कोई दो बहुभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो उनमें आपस में क्या क्या तथ्य निकल के आएंगे, ये हमको देखना है। तो उसमें ये तथ्य निकल के आएगा, जैसे मान लिया पहला तथ्य कि उन दोनों बहुभुजों के संगत कोण कैसे होंगे, समान होंगे। बहुभुजों के संगत कोण कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक। नंबर 2, संगत कोण समान होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए बहुभुजों में, उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयों का जो अनुपात है वो कैसा हो, समान हो। संगत भुजाओं की जो लंबाइयां हैं उनका हम जब अनुपात निकालेंगे, भुजाओं की लंबाइयां समान अनुपात में हों। भुजाओं की जो संगत भुजाएं की लंबाई समान अनुपात में हो, ठीक है। ए समरूपता के दो प्रतिबंध बहुभुजों में हमको प्राप्त होंगे और हमको लगाने पड़ेंगे। क्या, त्रिभुजों की या बहुभुजों की संगत कोण कैसे हो, समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, बहुभुजों के संगत कोण समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, बहुभुजों के संगत कोण समान होने चाहिए। बहुभुजों की जो संगत भुजाओं की जो लंबाइयां हैं उनका जो अनुपात लेंगे हम, वो अनुपात भी कैसा होना चाहिए, समान। तो कोई भी बहुभुज कब समरूप होता, दो प्रतिबंध निकल गए हमारे, क्या उनमें संगत कोण समान होने चाहिए, उनमें संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब हमारे दोनों बहुभुज क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। अब उदाहरण के लिए हम जैसे मान लिया दो समबाहु त्रिभुज लिख लें, ठीक है, हमने समबाहु त्रिभुज बना दिए दो। अब समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होगा, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज अपने दूसरे समबाहु त्रिभुज के कैसा होगा, समरूप होगा, क्योंकि संगत समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने कितने के होते हैं, प्रत्येक कोण का 60-60 होता है, संगत कोण बराबर हो गए। भुजाओं की लंबाइयों का जो संगत अनुपात वही भी लेंगे, क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ये समरूप हो जाएंगे। इसी समरूपता के क्रम में त्रिभुजों की समरूपता की जब हम पढ़ेंगे तो कुछ हमारी प्रमेय निकल के आती हैं। जैसे पहली हमारी प्रमेय है, प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, प्रमेय ये आपकी प्रमेय है, ठीक। क्या प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे क्या है, एक हमने त्रिभुज बना दिया, इस प्रमेय को पहले आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। मान लीजिए ए बी सी, इस त्रिभुज का हमने नाम रख दिया, ठीक। अब सवाल में कहा है कि इस भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लिया बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी, इसका नाम रख दिया हमने डी। क्या रख दिया नाम इसका, डीई, इसका नाम रख दिया। यह बीसी के समांतर रेखा है, अन्य भुजाओं को ये काट रही है, देखिए डी पर और ई पर काट रही है। तो यह रेखा जो होगी अन्य दोनों रेखाओं को समान अनुपात में काटेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, इस प्रमेय में हमको इस प्रमेय में ये सिद्ध करना पड़ेगा, एक त्रिभुज दे रखा है और उसकी एक भुजा के समांतर हमने जब रेखा खींची तो ये रेखा जब अन्य दो भुजाओं को काट रही है तो जिन जिन बिंदुओं पर काटेगी उन खंडों के अनुपात कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। अर्थात हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है, हमारे कौन कौन से खंड प्राप्त हो रहे हैं हमको, AD और संगत खंड BD, ठीक, और उधर AE और इधर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, EC। ये दो खंड हमको प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम देखें तो इसमें हमारा सिद्ध करने में हमारा क्या दिया है, दिया क्या है, एक त्रिभुज ABC दे रखा है, और इस ABC त्रिभुज में हम देखें क्या BC समांतर कौन सी भुजा है, ये DE भुजा है। ये इस त्रिभुज में दे रखा है, त्रिभुज में ABC में BC समांतर कौन सी भुजा दे रखी है, D दे रखी है। अब हमको ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए इसकी उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति। क्या उपपत्ति इसकी लेके चलेंगे, उपपत्ति करने से पहले जब हम इस दिए हुए स्टेटमेंट को, इस प्रमेय को जब सिद्ध करेंगे तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रमेय में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो उपपत्ति से पहले हम क्या कर लेंगे, रचना कर लेंगे। क्या रचना करेंगे, हमने देखा इस बिंदु E से एक लंब हमने डाल दिया, किस पर, इस AB भुजा पर EN लंब खींच दिया। दूसरा, इस D बिंदु से इस AC भुजा पर एक लंब हमने खींचा, इसको हमने लिख दिया N, D हम लंब खींच दिया। तो हम ये रचना में यही जो बात हमने यहाँ पर इस प्रमेय में दिखाई है उसको हम लिखते चलेंगे। क्या हमने किया, हमने EN लंब खींचा किस भुजा पर, AB भुजा पर लंब खींचा। दूसरा क्या किया हमने, DM लंब खींचा किस पर, AC भुजा पर लंब खींच दिया। तथा अन्य भी हमको कार्य करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इस CD और इस BE, CD और BE को क्या मिलेंगे, करेंगे आपस में मिला लेंगे। तो हम लिखेंगे CD तथा BE को मिलाना। मिला दिया CD और BE को। अब आप अपनी उपपत्ति में आ जाइए, उपपत्ति। अब हम इसको सिद्ध करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध होगा जरा देखना समझना आपको। क्या, सबसे पहली बात तो हमने 9th प्रमेय में पढ़ी है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं यदि उनके आधार समान है। तो देखिए कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। पहली बात तो त्रिभुज देखिए BDC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, CDE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, आधार इस समान समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। देखिए अगर आधार हम D ले लें तो इधर वाला त्रिभुज BDE और इधर वाला त्रिभुज CDE कैसे होंगे, आपस में क्षेत्रफल में बराबर होंगे, क्योंकि समान आधार पर समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हमने 9th में प्रमेय हमने सीखी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE के आधार, ठीक, D समान तथा समांतर रेखाओं, कौन सी समांतर रेखाओं, BC समांतर DE के बीच बने हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर। तो क्षेत्रफल एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CDE
मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी बी डी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। दूसरा हम देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालें। चूंकि क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई क्या होता है, क्षेत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का सामान्य फार्मूला 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, ये तो होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखेंगे 1/2, यहाँ आधार क्या है देखिए, अगर आधार ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और संगत ऊंचाई देखें तो क्या होगी, इसमें EN होगी, क्या होगी, हो गई EN। ठीक, इसको डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया हमने। पुनः देखें इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखना चाहें, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोबारा देखें तो क्या हो सकता है, ADE का क्षेत्रफल दोबारा निकालें तो अब की बार हम आधार क्या ले लें, AE, और लंब क्या इसमें ले लें, हम संगत ऊंचाई क्या ले लें, DM। तो यहाँ आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि, या इधर यहीं पर इसको क्वेश्चन में डालो, यहीं लिख लो 1/2। इस बार हमने क्या किया, आधार AE ले लिया और संगत ऊंचाई हमने क्या ले ली, DM ले ली, और बराबर में देखिए उधर क्या लिखा है, AD गुणा EN लिखा हुआ है 1/2, और इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, AD AE छोड़ लीजिए तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर AE बचा और इधर क्या बचा, DM। ठीक है, तो लिख देंगे AD गुणा DM, या AE के बटे में, हमारे देखिए इधर क्या है, AD है, AD के बटे में हम चाहे लिखना तो क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, ऐसे छोड़ देते हैं, अभी इसको इतना लिख दीजिए, हम लिख देंगे AE, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका क्या होगा आगे, तो इसका हमारा है AD DM और AE इंटू DM। तो ये यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं। तो इसको जब ऊपर लिखेंगे तो हम इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे। देखिए हमारे पास क्या बचा है, AE इंटू क्या बचा है, DM, और इधर क्या बचा है, AD इंटू EN बचा है। इसको डाल देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, हम त्रिभुज लेते हैं BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें वही रहेगा, आधार गुणा ऊंचाई, तो संगत आधार हमने BD लिया, और ठीक है संगत आधार हमने क्या ले लिया, BD ले लिया, और ऊंचाई उधर देखिए क्या ले ली हमने, ऊंचाई तो यही रहेगी EN, तो ऊंचाई हमने EN लिख ली। ठीक, अब चूंकि BDE का जो क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया था, BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, देखो CDE के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर त्रिभुज CDE लिख सकते हैं, लिख दिया। इक्वल में हमारा देखिए क्या चल रहा है, BD इंटू EN चल रहा है। हमने समीकरण 1 से हमने इसका मान रख लिया, देखिए देखा। अब क्या हम इस CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आधार हम संगत क्या ले लिया, CE 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो C आधार ले लिया हमने, या EC लिख सकते हैं इसको, और संगत ऊंचाई क्या रहेगी, इसमें वही DM रहेगी, क्या रहेगी, DM। इक्वल में हमारा देखिए क्या चल रहा है, BD चल रहा है, और इधर हमारा EN चल रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इधर हमारा बचा EC DM, इक्वल में क्या बचा, BD EN। इक्वेशन डाला हमने 3, इस समीकरण हमारा 3 आ गया। अब समीकरण, चूंकि हमें अनुपात निकालना है, तो समीकरण 2 और 3 का आपस में क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए। तो 2 और 3 का जब हम भाग करेंगे
समीकरण 2 को हमने समीकरण 3 से क्या कर लिया, भाग कर लिया। तो इधर देखें, इधर हमारे पास था AE इंटू DM था, और इधर पोर्शन क्या है, EC इंटू DM है। उधर इस साइड में देखिए पोर्शन क्या है, AD इंटू EN है, और इधर क्या है, BD इंटू EN है। यह EN से EN भाग लग गया, तो इधर क्या बचा हमारे पास, AE EC बचा, और इधर क्या बचा, AD BD बचा। इनको जब हम सीधा करके लिख लें तो AD BD इक्वल AE बटे EC। इस तरह से हमने जो प्रमेय में हमने शुरू में लिखा था प्रारंभ में, क्या, फिर से एक बार सुन लीजिए प्रमेय। यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, वो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटे अलग अलग, तो यह जो रेखा होती है अन्य रेखाओं को समान अनुपात, समान खंडों में विभाजित करती है। समान अनुपात में क्या होता है, जो हमको दो खंड प्राप्त होंगे, उन दोनों खंडों का जब अनुपात लेंगे तो एक भुजा के खंड का अनुपात बराबर दूसरी भुजा के खंड का अनुपात, ये इसमें हमको अनुपात इन भुजाओं का प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपने प्रमेय पढ़ी। इस प्रमेय में और हम क्या सीख सकते हैं, अभी इससे संबंधित आप एक दो उदाहरण भी सीख लेंगे, बताएंगे तो आपको प्रमेय का प्रयोग करना भी आ जाएगा। तो क्या है आगे देखिए, एक बात हम और आपको बताते चलें, इस प्रमेय को हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई तीसरी रेखा खींची जाती है और यह रेखा अन्य दो रेखाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, तो उनसे प्राप्त खंडों का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, समान होता है। इसलिए इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं और इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो ये तो आपने सीखी थेल्स प्रमेय, इससे संबंधित कई क्वेश्चन भी आप सीखेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और बतानी है, जिससे आपका ये समरूपता का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता चले, समरूपता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्राप्त होते चले। समरूप त्रिभुजों को जब हम समरूप दिखाते हैं तो उससे संबंधित कई तथ्य आपको पहले बता दें। जैसे मान लिया हमने एक त्रिभुज ले लिया, इसका नाम ABC है। एक त्रिभुज ले लिया हमने, इसका नाम हमने लिख दिया PQR, ठीक है। ये दो त्रिभुज हमने दिखा रखे हैं। इन त्रिभुजों को मान लिया समरूप हैं, तो इनको दिखाने के कई तरीके होते हैं। जैसे मान लिया ये त्रिभुज ABC समरूप है, तो इसको इस नोटेशन से दिखाते हैं PQR। समरूप होने के प्रतिबंध हमने आपको पहले बता दिए। पहली बात तो क्या, त्रिभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए। कोण A बराबर हमने लिख दिया कोण P, कोण B बराबर कोण लिख दिया Q, कोण C बराबर कोण लिख दिया हमने R, ठीक। दूसरा प्रतिबंध क्या है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा कैसा होना चाहिए, बराबर। जैसे AB की संगत भुजा हमने PQ लिख दी, ठीक है, PQ किसके बराबर होना चाहिए, BC की संगत भुजा हमने किसकी क्या लिख दी, मान लिया हमने QR लिख दी। ऐसे हमने AC की संगत भुजा हमने क्या लिख दिया, PR लिख दिया। तो इनकी संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। आगे हम एक चीज़ हम आपको बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि दो वस्तुएं सर्वांगसम हैं, ठीक है। तो अगर सर्वांगसम कहलाती हैं दो वस्तुएं,
परंतु हम ये कहेंगे भी आकार और माप दोनों में समान है, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समपाती हैं, सर्वांगसम है। तो लेकिन दो वस्तुएं एक दूसरे के समरूप हैं यदि उनके आकार समान परंतु माप भिन्न भी हो सकती है। ये बात ध्यान रखना कि समरूप होने का मतलब ये नहीं है उनकी माप एक जैसी होगी, उनकी माप कैसी हो सकती है, भिन्न हो सकती है, लेकिन उनका अनुपात कैसा होगा, हमेशा समान होगा। लेकिन अगर दो वस्तुएं सर्वांगसम हैं तो उनकी माप भी समान होगी और एक दूसरे की कैसी होंगी, समान होंगी। इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं, जो पूरी तरह से समान हो। समरूप का मतलब उनकी माप जो होती है वो भिन्न भी हो सकती है। इस बात को हमको ध्यान रखना है, समझते हुए चलना आगे। तो थेल्स प्रमेय हमने सीखी अभी। थेल्स प्रमेय से संबंधित कई उपप्रमेय भी हमको प्राप्त होंगी। उन उपप्रमेय को हमको सिद्ध भी करना पड़ेगा। जैसे उपप्रमेय क्या है थेल्स प्रमेय की, वो भी समझ लीजिए। थेल्स प्रमेय में हमने सीखा था कि AD और BD का अनुपात बराबर किसका होगा, AE और C का अनुपात। उपप्रमेय क्या है, उपप्रमेय में समझ लीजिए क्या कहती है उपप्रमेय, AD और AB का अनुपात भी वही होगा जो AE और AC का अनुपात है। अब जैसे मान लिया हम इसको सिद्ध करना है, इसकी उत्पत्ति करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उत्पत्ति बहुत ही इसकी आसान है। क्या उत्पत्ति समझ लीजिए। हमारे पास थेल्स प्रमेय क्या थी, थेल्स प्रमेय हमारे पास थी AD BD, AD बटे BD और AE अपान EC। ठीक है, इनका हम व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम करने पर दोनों तरफ करेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे दोनों ओर। ठीक, जब व्युत्क्रम करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, BD और बटे में क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर यहाँ पे देखिए EC और बटे में क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर दें, एक जोड़ दें, +1 हम क्या करें, दोनों तरफ हम ऐड कर दें। तो हम इधर इसको हल कर देना, ये दूसरी वाली ऊपर में इसको भी हम बात कर लेंगे। दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों ओर एक जोड़ने पर ठीक, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा BD बटे में क्या चल रहा है, देखो AD चल रहा है, BD बटे AD प्लस का 1 करेंगे। ऐसे यहाँ पर EC बटे AE चल रहा है, इधर हमने प्लस का 1 कर दिया। एलसीएम लेंगे तो ऊपर देखो BD प्लस क्या हो जाएगा, AD बटे में क्या हो जाएगा, AD। ऐसे देखेंगे EC प्लस AE हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। BD और AD को हम जोड़ेंगे तो क्या भुजा बन जाएगी हमारी, AB बनेगी। ठीक, EC और AE को जोड़ेंगे, पूरी जब भुजा में जोड़ेगी तो क्या बन जाएगी, AC बन जाएगी और बटे में क्या हो जाएगी, AE। फिर से हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो दोनों तरफ हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो व्युत्क्रम करने पर हमको देखिए AD बटे AB प्राप्त हो जाएगा और AE बटे क्या प्राप्त हो जाएगा, AC। यही हमको सिद्ध करके इस उपप्रमेय में दिखाना था। उपप्रमेय हमारी सिद्ध हो गई। ऐसे ही आपसे जो दूसरी वाली उपप्रमेय आपसे पूछी जाएगी, उस दूसरी वाली उपप्रमेय में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना। आपको क्या है, दूसरी उपप्रमेय में हमको सिद्ध करना था उपप्रमेय 2 BD बटे AB लाना था। तो हम जानते हैं क्या हमारे पास लिखा है, देखिए AD बटे BD पहले से लिखा है और AE बटे EC पहले से लिखा है। ठीक, ये लिखा हुआ है इतना पोर्शन। हम क्या करेंगे, इसको +1 ऐसे सीधे +1 कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो AD बटे हम जब BD में एक जोड़ेंगे और AE बटे
EC में 1 जोड़ेंगे और इनका जब LCM ले लेंगे तो AD प्लस BD हो जाएगा ऊपर, और बटे में देखिए BD चलता रहेगा। ऐसे ही AE प्लस EC और बटे में क्या चलता रहेगा, EC चलता रहेगा। ऊपर AD और BD को मिला दीजिए तो पूरा क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, बन जाएगा AB। ठीक, ध्यान रखना, पूरा क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। और बटे में देखिए BD चल रहा है पहले से। ऐसे AE और EC को जोड़ लेंगे तो पूरी भुजा AC हमको प्राप्त हो जाएगी, तो AC बटे EC। ठीक, इनका फिर से व्युत्क्रम कर लेंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो हमको जो दूसरी ऊपर में थी हमको सिद्ध करना था वही हमको ऊपर में प्राप्त हो जाएगी। तो व्युत्क्रम करेंगे तो हमको मिल जाएगा BD बटे में देखिए AB भुजा प्राप्त हो गई हमको, और ऐसे इधर EC बटे में हमको क्या भुजा प्राप्त हो गई, अपान में AC। ये दूसरी वाली ऊपर में थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऊपर में है। अभी हम जब अपने इसी त्रिभुज के चैप्टर में जब आगे की अभी कई उदाहरण कई सवाल करेंगे तो उनको इसी ऊपर में की सहायता से सरलता से उनको हम हल कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारी अगली जो क्लास हमको प्राप्त होगी वो क्या होगी, इस प्रमेय से संबंधित जितने भी हमारे एक्सरसाइज के सवाल हैं उनको हल करने के तरीके मेथड्स जो लागू होंगे वो इसी से संबंधित लागू होंगे। तो अगली वीडियो में फिर से आपको यही त्रिभुज प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।